अब आगे के एग्जांपल्स पे आ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी तक हम लोगों ने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड समझा। क्या समझा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हम आ रहे हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कंडीशंस मैंने आपको बोली। पहला तो वेकेंट ऑर्बिटल से डाइमर बनेगा, तभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन आता है। और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब यहां लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट आएगा, और लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट आने के लिए साइड एटम में हाइड्रोजन अल्काइल चाहिए होगा या हेलोजन चाहिए होगा। हेलोजन चाहिए होगा तो कंडीशन समझ में आती है। देखिए पहला एग्जांपल, ये एक B2H6 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, और एक Al2Cl6 है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखें। Al2Cl6 डाइमर ऑफ AlCl3 इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, कोई भी स्टेट में मिल जाए AlCl3 का डाइमर है। इसका मोनोमर देख ले, ठीक है, AlCl3 मोनोमर है, ध्यान से देखना। तो मोनोमर से पता चलेगा, है ना। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। क्लोरीन आया, क्लोरीन आया, क्लोरीन आया, ध्यान से सुनना मेरी बात है। क्लोरीन आ गए 3। एक बात बताओ, हमने जब पोलराइजेशन फजांस रूल पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, है ना, उसमें मैंने बोलता लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या होते हैं? कोवेलेंट। तो ये कोवेलेंट है ना, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होना चाहिए था, बट कोवेलेंट है, पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखे क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन के हिसाब से देखो, क्लोरीन, क्या क्लोरीन के पास बेटा लोन पेयर बचा हुआ है? यस। और अगर लोन पेयर है मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और इसीलिए यहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा। ये एक AlCl3 हो गया। क्या इसके पास, एल्यूमिनियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी डाइमर बनता है और वेकेंट से भी बनता है, इसके पास अनपेयर्ड नहीं है। तो 2 AlCl3 अपने वेकेंट और वेकेंट का यूज करके क्या बनाएंगे? डाइमर। सुनना, इसका डाइमर ही मिलता है ना। तो देखें AlCl3 का फिलहाल में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कौन सा आ जाएगा? sp2। और अगर डाइमर बनेगा तो कितना एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आएगा? एक और। sp2 के बाद एक और एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आएगा, मतलब क्या बन जाएगा? sp3। देखिए Al ठीक B2H6 की तरह है ना, B2H6 की तरह है। यहां पर कौन आ गया? Cl, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है डॉट से, और क्रॉस से जो इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं ये क्लोरीन है ना। क्लोरीन के जो टर्मिनल वाले हैं उनके लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बट इस क्लोरीन को देखो, इसके पास लोन पेयर है या नहीं है? है, ठीक है। इधर देखो अगला, ये एक AlCl3 हो गया, दूसरा AlCl3 तैयार कर देते हैं। Al, Cl, Cl और Cl, ठीक है। ये क्लोरीन को देखो, एक लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, ठीक है। और इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस क्लोरीन का केवल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखाया, लोन पेयर नहीं दिखाया। अब बताइए, इनको डाइमर बना रहा है तो ये दोनों क्लोरीन ब्रिज और ब्रिज बनाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और काम करेंगे ब्रिज का, तो बेटा इसने अपना वेकेंट ऑर्बिटल दिया, इसने अपना वेकेंट ऑर्बिटल दिया। अब पिछले केसेस में क्या हो रहा था? 3 सेंटर 2 में यहां हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं होता था, हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं होता था। तो हाइड्रोजन क्या जुगाड़ लगाता था? इस 2 इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, एक को उठा के यहां, एक को उठा के यहां बॉन्ड बनाता था। क्या क्लोरीन के पास देने के लिए लोन पेयर है? यस, लोन पेयर है। तो हुआ क्या? देखिए, ये वेकेंट ऑर्बिटल एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का लोन पेयर, ठीक है, देखिएगा। तो ये क्लोरीन का ये जो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर, 3 है वैसे तो इसके पास, मैं इरेज कर दे रहा हूं, काम के जो है केवल वही दिखा रहा हूं। क्लोरीन अपना एक लोन पेयर, क्लोरीन अपना एक लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को देगा। ये क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखा है ना, क्रॉस से मतलब क्लोरीन के हैं। क्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दिया। क्या क्लोरीन ने दोनों एल्यूमिनियम के बीच में ब्रिज बनाने का काम कर दिया? बेटा यस, ब्रिज बनाने का काम कर दिया। ब्रिज किस किस के बीच में बना? दोनों सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम, और बनाने का काम किसने किया? क्लोरीन ने। आप देखो ये जो ब्रिज है इसमें एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कितने एटम आ रहे हैं बेटा? 3 एटम्स आ रहे हैं। तो 3 सेंटर, और टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। इसको बनाना बॉन्ड मत बोलना, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ब्रिज बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा बनेगा। इसको देखो यहां पर, इसके लिए भी कर देते हैं। इसके पास भी 3 लोन पेयर है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और ये इसका एल्यूमिनियम का वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब यहां पर भी क्या होगा? ये अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले बना रहा हूं, मतलब ये एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, और किसकी तरफ से मिले? क्लोरीन की तरफ से मिले हैं। तो बेटा इसका जो केस है ब्रिज का, वो यहां पर ऐसा बन के आ जाएगा। तो ये दोनों जो बन रहे हैं, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो आपसे पूछे नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2। दिस इज टर्मिनल, 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 ये कंडीशन आ गई। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप इसका निकालोगे तो क्या निकल जाएगा बेटा? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। हाँ, ऑक्टेट इस बार कंप्लीट हो चुका है। 2 4 6 8 ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहां पर भी दे रखा है। एक और बात,
इसमें भी आपसे वो पूछ सकता है अल्फा बीटा, है ना, एंगल अल्फा एंगल बीटा, ठीक है। तो बाहर वाला एंगल मैंने जैसा B2S6 में बताया था ना, ठीक वो याद रखना, B2S6 में जैसा बताया था ठीक वही याद रखना, अल्फा और बीटा। ये वाला एंगल बड़ा, ये वाला एंगल छोटा। बॉन्ड लेंथ पूछे तो ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। सेम सारी कंडीशन वही है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहां पर पहले का बना हुआ है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 अल्फा बीटा में से, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने अल्फा इधर बनाया है और बीटा इधर बनाया, ये जो पुराना स्ट्रक्चर है, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। आप देख लो बस, अल्फा बड़ा, बीटा एंगल छोटा, बॉन्ड लेंथ में टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ छोटी और ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट केस पे। BeCl2 मैंने बोला था BeH2 वेपर और सॉलिड फॉर्म, डाइमर पॉलीमर। वैसे यहां पर भी BeCl2 वेपर और सॉलिड स्टेट पे डाइमर पॉलीमर, सेम कंडीशंस है। देखिए स्ट्रक्चर अब बना हुआ, अब इसमें बार बार नहीं बता रहा हूं। एक BeCl2 ये है, ठीक है, ये पहला BeCl2 हो गया, ये दूसरा BeCl2 हो गया। बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, पर अभी डाइमर बना रहा है तो एक ही वेकेंट ऑर्बिटल यूज होगा। क्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, क्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। इरेज कर दे रहा हूं ताकि क्लियरली समझ सके, देखें, ठीक है ना। ये बेरिलियम, क्लोरीन, बेरिलियम, क्लोरीन। क्लोरीन ने लोन पेयर बेरिलियम के वेकेंट ऑर्बिटल में दिया, बेरिलियम बेरिलियम डॉट, क्लोरीन क्लोरीन क्रॉस, और यहां पर क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया। अगेन साइड एटम क्लोरीन है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, है ना, सारी कंडीशंस वही है। ऑक्टेट इनकंप्लीट है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है क्योंकि बेरिलियम के पास अभी एक वेकेंट ऑर्बिटल और है, जिससे वो यूज करके डाइमर के बाद क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 प्लेनर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। और इसी का पॉलीमर जब बनेगा तो जैसा BeH2 का स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये एक BeCl2 है, ये दूसरा BeCl2 है, ये तीसरा BeCl2 है, ठीक है। और ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, अगेन लोन पेयर, अगेन लोन पेयर, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लोन पेयर, ये चलता जाएगा, ठीक है, प्रोपेगेट होती जाएगी चेन। इरेज कर रहा हूं उसको, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये बन गया स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का sp3 देख सकते हो, 1 2 3 4, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर आएगा। कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं बता सकते, है ना। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नहीं बता सकते क्योंकि पॉलीमर है, इनफाइनाइट चेन बनती जाएगी। चलिए इसके बाद अब जो अगला केस आ रहा है दैट इज I2Cl6, है ना। ध्यान से देखना, समझना, ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल में। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन का हेलोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब सुने, ICl3 इंटर हेलोजन कंपाउंड है और उसी का डाइमर है। ध्यान सुनना बेटा, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन कितने, मोनोमर को देखना, क्लोरीन कितने, 3, 1 2 3। आगे लोन पेयर। याद करें हेलोजेंस के लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक्साइटेड स्टेट्स पढ़ी थी, कोवेलेंसी 1 3 5 7। अभी इसने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तीनों की पेयरिंग कर ली। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये लोन पेयर है बेटा, ये अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है ना। और अगर अनपेयर्ड नहीं है तो जो डाइमर बनता है वो 2 तरीके से बनता है, या तो अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए या वेकेंट से। यहां कोई अनपेयर्ड नहीं है, ये लोन पेयर है पर ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड नहीं है फिर भी ये डाइमर बना रहे तो किससे बनेगा, वेकेंट से। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, H = 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। इसके ऑक्टेट को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 5 6 7 8। देखिए यहां पर आ गया ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, एक्सपांडेड ऑक्टेट है ये। क्या ये एक्सपांडेड ऑक्टेट है, फिर भी ये डाइमर बना रहा है, डाइमर। मैंने इसलिए बोला था ऑक्टेट का डाइमर से कोई लेना देना नहीं होता। इसका तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, इसके पास तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये डाइमर क्यों बना रहा है फिर, है ना। तो देखें क्या कंडीशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। sp3d में इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी छोटी होती है या नहीं होती है बेटा, होती है। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर ये डाइमर बना ले तो sp3d से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, 1 से बढ़ जाएगा। और sp3d2 में बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, इसीलिए ये डाइमर की तरफ जा रहा है। अब देखो डाइमर जब बनेगा, देखिएगा डाइमर जब बनेगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं मोनोमर वाले पार्ट को ताकि आपको देखने में क्लियर रहे।
ये आयोडीन है बेटा, सेंट्रल एटम, इसका खुद का एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन है मान लीजिए, ठीक है, और उसके दो लोन पेयर ये आ गए, एक ICl3 के, दूसरा आयोडीन ये रहा, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, ICl3, ठीक है, एक लोन पेयर, और सॉरी ये इसको इधर बना देता हूं, ये आ गया ICl3 का एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, ठीक है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। अब देखो आयोडीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, डाइमर बनाना, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर, इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया और इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर इस आयोडीन को दे दिया, ब्रिज बना दिया, Cl ने I और I के बीच में ब्रिज बना दिया, और क्लोरीन है क्योंकि इस ब्रिज में, तो बेटा 1 2 3 सेंटर, और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। अब देखो स्ट्रक्चर जो बना, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर जो बना, ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको ताकि एक बार क्लियर स्ट्रक्चर आप देख लो, ये बन गया। इसमें आयोडीन के पास इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 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 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सबके 2 इलेक्ट्रॉन है हर बॉन्ड में। तो यहां पर अब आयोडीन के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक आयोडीन के पास 1 2 3 4 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन और 2 यहां। तो ये अभी भी, पहले भी एक्सपांडेड ऑक्टेट था, अभी भी एक्सपांडेड ऑक्टेट है, पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। क्या होगा? प्लेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आया? sp3d2। sp3d2 होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, और स्क्वायर बाय पिरामिडल में एक स्क्वायर बनता है और 2 प्लेन से बाहर और अंदर होता है, पर प्लेन से बाहर और अंदर ये लोन पेयर है, और लोन पेयर एटम नहीं है। तो एटम को देखते हैं प्लेनर नॉन प्लेनर में, ठीक है ना। तो ये जो बचे हुए सारे Cl या आयोडीन ये सेम प्लेन पर है। स्ट्रक्चर कैसा है थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ये प्लेन है, इस पे यहां आयोडीन है, क्लोरीन इसी प्लेन पर है, क्लोरीन इसी प्लेन पर है, ब्रिज वाला क्लोरीन इसी प्लेन पे, ब्रिज वाला क्लोरीन इसी प्लेन पे, और यहां जो आयोडीन है उससे ये ब्रिज और ब्रिज वाले थे, ठीक है, और एक क्लोरीन क्लोरीन। लोन पेयर आयोडीन से ऊपर, लोन पेयर आयोडीन से नीचे। तो लोन पेयर को प्लेनर नॉन प्लेनर में काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? प्लेनर बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 प्लेनर, और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला ये मॉलिक्यूल बन रहा होगा अगेन, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ब्रिज और एक्स और वाई यहां दिखा रखा है, ब्रिज और टर्मिनल में से बोल रखा ऑलरेडी, ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? बड़ी होती है। तो ये डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन के लिए डिस्कशन किया हमने, और इसमें डाइमर फॉर्म्ड नॉट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। मैंने बोला था डाइमर का फॉर्मेशन ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए जनरली नहीं होता है, क्योंकि यहां पर ऑक्टेट पहले भी कंप्लीटेड था, बल्कि एक्सपांडेड ही था, और अभी भी एक्सपांडेड ही है। अब यहां पर देखें कुछ खास बातें, जैसे हमने बात करी थी BH3 का डाइमर बना था, डाइबोरेन है ना, B2H6। वैसे यहां पर देखें BCl3, BBr3, BI3 डू नॉट फॉर्म डाइमर। इनके बारे में कभी पूछ ले कि ये डाइमर बनाते या नहीं बनाते? नहीं बनाते, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरॉन। बोरॉन जो सेंट्रल एटम है उसका साइज छोटा है, हाइड्रोजन तो जो उसके आसपास थे वो छोटे थे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप नहीं हुआ 6 हाइड्रोजन का। बट यहां पर जो हेलोजन आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज बड़ा होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप कर देंगे, इसलिए ये डाइमर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा BF3 में हमने याद करो बैक बॉन्डिंग पड़ी थी। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं था, और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बच रहा था, तो फिर डाइमर बना नहीं सकता, इस तरह से ब्रिज बॉन्डिंग। AlF3, अभी मैंने आपको बोला बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए एल्यूमिनियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोवेलेंट होता है, लेकिन Al का फ्लोराइड क्या होता है? आयनिक। आयनिक है तो डाइमर नहीं बनेगा, क्योंकि ये आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो इनिशियल वाली बात है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सुनना, मैंने आपको बोला था हमारे सिलेबस में डाइमर का फॉर्मेशन 2 तरीके से होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए, है ना, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू। ये वाला केस कौन सा है? अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए, जैसे NO2 N2O4, ये ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं ना। कूल करने पर N2O4 बनता था, हीट करने पर, वार्म करने पर NO2 बन जाता था। NO2 में नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड होता था, वो पेयरिंग कर लेता था। ClO3, ये बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, है ना। अगेन CH3 का डाइमर, अनपेयर्ड है ना, CH3 के पास अनपेयर्ड है, दूसरे CH3 का अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड से पेयर करता है, CF3 का अनपेयर्ड, SiH3 का अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये आपको केसेस देखने आने चाहिए। नो नीड ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इन डाइमर फॉर्मेशन। यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल का यूज नहीं हुआ, यहां पर अनपेयर्ड का यूज हुआ है ना। एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड, दोनों ने पेयरिंग करी, ये वेकेंट नहीं है, ठीक है। चार्ट देख लें एक, हमने जो डाइमर पढ़ा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बनेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों ब्रिज बॉन्ड है। दिस इज बनाना, दिस इज कोऑर्डिनेट। साइड एटम में हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप दिख जाए तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, साइड एटम में हेलोजन दिख जाए
3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ, बट पहले ये चेक कर लेना कि इसके पास अनपेयर्ड तो नहीं है, मोनोमर में चेक कर लेना। अगर अनपेयर्ड है तो फिर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक और केस हो सकता है ना, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस वाले केस में ये जो 2 केसेस पड़े हैं ना, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल इज यूज्ड, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वेकेंट ऑर्बिटल नॉट यूज्ड, वेकेंट ऑर्बिटल नॉट यूज्ड, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो पहले ये देख लेना, अनपेयर्ड है तो ये वाला केस होगा, अनपेयर्ड नहीं है तो फिर ये वाले केसेस होंगे। और इसके एग्जांपल अभी आपके सामने लिखे ही थे, जैसे C2H6 आ गया, C2F6 आ गया, Si2H6 आ गया, इस तरह के एग्जांपल, N2O4 आ गया, है ना, ये इस तरह के एग्जांपल्स होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। चलिए बेटा, है ना, डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन के बाद अब अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट में IPE भी बोल दूंगा मैं इसको, तो ध्यान रखना। इनर्ट पेयर इफेक्ट में सबसे पहले समझ रहे हैं कि है क्या ये। इनर्ट मतलब ऐसी चीज जो जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, है ना, जैसे इनर्ट गैसेस, इनर्ट मतलब डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। पेयर, पेयर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हो रही है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए था बट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से कुछ एक इफेक्ट डेवलप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, ये कहां देखा जाता है, पहले कुछ जनरल बातें कर रहा हूं। पी ब्लॉक में स्पेशली जब हम बात करते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, क्या बोला मैंने, पी ब्लॉक में स्पेशली जब हम बात करते हैं ग्रुप 13, 14, 15 की, तो एक बात समझिएगा, कुछ जनरल बातें समझा रहा हूं पहले। ग्रुप 13 याद करो, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ कंडीशन बताई गई थी कॉन्ट्रैक्शंस की। क्या बताई थी कंडीशन? कॉन्ट्रैक्शन की। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्शन थे, ट्रांजिशन लैंथेनाइड, ट्रांजिशन आलू गाजर एल्यूमिनियम गैलियम में लगता था, और बाकी ये जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था ये बहुत सारी जगह लगता था। और पी ब्लॉक में इसका इफेक्ट 13, 14, 15 में मेनली ऑब्जर्व किया जाता था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता था? पुअर शील्डिंग। किसकी पुअर शील्डिंग? F इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो अब एक बात समझिएगा, ये जो ग्रुप 13 है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए, NH2NP1, सुनना मेरी बात, NH2NP1, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। एक बार बताओ, एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट दिखाता है बेटा? +3। आप जानते हो गैलियम कौन सी स्टेट दिखाता है? +3। बोरॉन भी +3 के बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इंडियम +3 के कंपाउंड बनाता है, इसी तरह से थैलियम भी +3 के कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। सपोज एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना, लूज कर दे मतलब आयन बनाएगा, आयन बनाएगा मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर एल्यूमिनियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करा दे, लूज करा दे, तो एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। और +3 चार्ज आने का मतलब है कि इसके तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सुनना, NH2NP1 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये जो +3 आ रहा है ना, ये कहलाएगा इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना? +3। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ध्यान से देखें, NH2NP2, NH2NP3, ये इनके आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन है। बताइए, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब इस ग्रुप 14 का गॉस, गॉस मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में गॉस बोलूंगा, ठीक है ना। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? +4। चारों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका मतलब इसका गॉस कितना होना चाहिए? +5, ठीक है ना। अब सुने, ये तो गॉस हो गया। अब एक बात आएगी यहां पर हॉस की। किसकी बात आएगी? हॉस, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अगर तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इन सब पे जो मैक्सिमम स्टेट आ सकती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट स्टेट जो आ सकती है, वो भी कितनी होती है? +3। तो जो गॉस है वही हॉस है। क्या बोला मैंने? जो गॉस है वही हॉस है। बताइए, इसके लिए HOS कितना हो जाएगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +4। इसके लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +5, ठीक है। अब सुनिए, कॉन्ट्रैक्शन लगता था इंडियम थैलियम में, मैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग। थैलियम से पहले F इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनकी शील्डिंग पुअर होती है। शील्डिंग पुअर होती है तो सिग्मा कम हो जाएगा, है ना। सिग्मा कम हो गया तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। किस पे बढ़ गया? थैलियम पे। थैलियम के न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे
जितना जेड इफेक्टिव होना था उसके कंपैरिजन में ज्यादा मिला, ठीक है, ज्यादा मिला। तो थैलियम में देखें कंडीशन, ये थैलियम का न्यूक्लियस है सपोज, है ना, बहुत सारे शेल्स हैं, यहां पर NH2 है और NP1 है। कौन है बेटा? NH2 NP1, ये थैलियम की बात कर रहा हूं। थैलियम के न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव है NH2 NP1 पे वो बढ़ गया, क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन आए वो पुअर शील्डिंग के आ गए, F के इलेक्ट्रॉन आ गए। तो NH2 NP1 पे थैलियम के न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन होता था उससे ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना, लूज करवा पाना आसान हो जाएगा या मुश्किल? मुश्किल, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं आसानी से। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो अब सुनना, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो थैलियम क्या दिखा देता? +3। और उन तीनों को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या हुआ? NH2 और NP1 में भी, ध्यान से सुनना, NH2 और NP1 में से भी न्यूक्लियस ने वैसे तो दोनों को अट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन किस पे होगा? NH2 पे। किस पे होगा? NH2 पे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। तो इसीलिए NH2 NP1 तीनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते तो +3 चार्ज आता, बट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन NH2 पे कुछ ज्यादा है, P के कंपैरिजन में NH पे अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये पहले आए हैं, पास में है। इसीलिए थैलियम तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसे हर बार नहीं मिल पाएगी। इसीलिए थैलियम इजीली NP1 को लूज कर देगा, NH2 को लूज नहीं कर पाएगा। NP1 को लूज कर देगा, NH2 को लूज नहीं कर पाएगा। इधर देंगे, यहां पर भी जो लास्ट मेंबर होगा, है ना, ये हेवियर मेंबर में होता है केवल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, पीबी में होगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जो हेवियर मेंबर है, लास्ट वाले, है ना, 6 पीरियड वाले, क्योंकि उन्हीं के पहले F इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो बेटा जो लास्ट वाला मेंबर होगा उस पर वैसे तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट स्टेट कितनी आनी चाहिए थी? +4। यहां पर भी जो लास्ट मेंबर है बिस्मथ, है ना, यहां पर भी पीबी, उस पर कितना चार्ज आना चाहिए था? +5। लेकिन ऐसा नहीं है कि +3 +4 +5 नहीं दिखाते हैं, लेकिन हर बार उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। तो ये क्या करते हैं, अपने S के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है उनको लूज नहीं करते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराते, उसके बाद वाले P इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और इसीलिए बताइए, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इस पे चार्ज कितना आएगा? +1। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, +2। 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, +3। तो ये जो हेवियर मेंबर होते हैं ना, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तो दिखा सकते हैं, पर ये जनरली वो दिखा नहीं पाते, क्योंकि उसको दिखाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और ये अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से, गॉस से, हॉस से, एक ही बात है, गॉस से, हॉस से 2 यूनिट कम। 2 यूनिट कम क्यों? क्योंकि ये S के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा। तो बेटा +3 से +1 हो गया, मतलब 2 यूनिट डिक्रीज हो गया। +4 से +2 हो गया, 2 यूनिट डिक्रीज हो गया। +5 से +3 हो गया, 2 यूनिट डिक्रीज हो गया। तो ये अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हॉस से 2 यूनिट लेस दिखाने की कोशिश करते हैं, और उस 2 यूनिट लेस वाले वैल्यू को हम लोग बोलेंगे LOS, लॉस। क्या बोलेंगे? लॉस। ये हो गया गॉस, ये हो गया हॉस, ये हो गया लॉस। लॉस मतलब लोअर, लोएस्ट नहीं है, लोअर। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस। बताइए, यहां ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। तो बताइए इसका लॉस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट लेस, +2, है ना। इसका ग्रुप स्टेट है +5, तो इसके लिए लॉस कितना हो जाएगा? +3, ठीक है। अब सुने, ऊपर वाले मेंबर क्या दिखाएंगे? हॉस। क्या दिखाएंगे? हॉस, मतलब +3 स्टेट, हायर स्टेट। और नीचे वाला मेंबर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या दिखाएगा? लॉस। ऊपर वाले हॉस, नीचे वाले लॉस, ऊपर वाले हॉस, नीचे वाले लॉस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ऊपर वाले मेंबर हॉस में ज्यादा स्टेबल है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे, हायर स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे, और नीचे वाला मेंबर लोअर स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आप माइंड में फिट कर लें, ऊपर जाने पर ऊपर वाले किस में स्टेबल है? हॉस में। ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल होगा और नीचे आने पर लॉस स्टेबल होगा। क्या बोला मैंने? ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल, नीचे आने पर लॉस स्टेबल। ग्रुप 13 का हॉस +3, तो ऊपर जाने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नीचे आने पर +1 लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर जाने पर +4 बढ़ेगा स्टेबल, और नीचे आने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर जाने पर +5 की स्टेबिलिटी, नीचे आने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन +3 +4 +5 में ज्यादा स्टेबल, और थैलियम, पीबी, बिस्मथ
+3 +4 +5 में लेस स्टेबल या फिर +1 +2 +3 में ज्यादा स्टेबल। और सुने, ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए सब जगह s के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहां पर? हेवियर मेंबर में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर। और इनर्ट पेयर की वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है कि द हेवियर मेंबर, द लेटर मेंबर ऑफ द ग्रुप शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 2 unit less than the group oxidation state, and this effect is known as inert pair effect। ये मैंने आपको कुछ जनरल कंडीशन बताई, अब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बात करते हैं आगे। देखिए पोस्टुलेट्स के फॉर्म में, दिस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इनर्टनेस ऑफ आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन। वो जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, NH2 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 13 14 15 में मेनली है ना, कहां पर? हेवियर मेंबर में। क्योंकि हेवियर मेंबर जो है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया तो वो S के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया, इसीलिए वो S इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले S इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेंगे, नीचे वालों पर जितना Z इफेक्टिव होना था उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। एज वी मूव डाउन इन ग्रुप नंबर 13 14 15, ध्यान से देखिए, एज वी मूव डाउन इन ग्रुप नंबर 13 14 15 है ना, देयर इज प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन, हेवियर मेंबर की बात हो रही है। सुनना मेरी बात ध्यान से, इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन कब आएगा? ग्रुप 13 में थैलियम, ग्रुप 14 में Pb और ग्रुप 15 में बिस्मथ। ध्यान से सुनना, थैला प्रभु और बायो है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। थैला प्रभु बायो, इनके लिए जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, इनके ग्रुप्स के है ना, +3 +1 +4 +2 +5 +3, या फिर थैला प्रभु बायो के जब भी कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आए, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस। तो इनके जब भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन दिख जाए, समझ जाइएगा वो क्वेश्चन किसका है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का। देखें, एज वी मूव डाउन इन ग्रुप 13 14 15 देयर इज प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन, इन सब में F इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इनर्शियल विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हेंस Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव किस पे बढ़ गया? वो NS2 पे Z इफेक्टिव बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो वो NS2 के जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड बिकम रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर का जो बॉन्डिंग में रिलक्टेंटली पार्टिसिपेट करना चाहेगा या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, उसे हम बोलेंगे इनर्ट पेयर। ठीक है, आगे देखें, दिस इफेक्ट इज शोन बाय हेवियर मेंबर। ध्यान रखना, नीचे वाले जो है थैला प्रभु बायो उनमें लगेगा है ना, ऊपर वाले मेंबर्स पे इजीली नहीं लगेगा ये इफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट हेवियर मेंबर शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 2 यूनिट लेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो हॉस या जिसको गॉस भी बोल सकते हैं, हॉस से लॉस में क्या हो जाएगा? 2 यूनिट लेस वाली स्टेट आ जाएगी। और हॉस कैसे पहचानोगे? जो ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 13 है तो +3, ग्रुप 14 है +4, ग्रुप 15 है +5, लॉस क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 रेस्पेक्टिवली। While moving down the group, stability of lower state increases। क्या बोला मैंने? ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल और नीचे जाने पर लॉस स्टेबल। एक ही मंत्र है, याद कर लें, अपना काम हो जाएगा। ग्रुप 13 एग्जांपल देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इस पे Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन। तो पुअर शील्डिंग की वजह से ये जो NH2 NP1 इस पे अट्रैक्शन बढ़ गया, पर ज्यादा अट्रैक्शन किस पे बढ़ गया? NH2 पे। वैसे तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, +3, तीनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करें तो सब पे क्या आना चाहिए था? +3 +3 +3 +3 +3 आना चाहिए था। ऊपर वाले जो मेंबर है ये +3, बोरॉन हमेशा +3 के ही कंपाउंड मिलेंगे आपको, हमेशा है ना। इसके अलावा एल्यूमिनियम +3 के कंपाउंड मिलेंगे, गैलियम, इंडियम, थैलियम, देखिए इनके +3 +1 +3 +1। लेकिन सुने, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की कितनी है? +3, जिसको हम लोग गॉस या हॉस बोलेंगे, वो क्या है? +3। तो +3 तो सब दिखाएंगे, +3 सब दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, बाकी जो मेंबर्स है ना, खासकर थैलियम की बात करूं, गैलियम इंडियम में +1 भी लिखा रखा है, ठीक है, बनते भी है बट बहुत रेयरली बनेंगे। तो सुने, नीचे वाला जो मेंबर है उसमें ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन, इस पर अट्रैक्शन बढ़ गया। वैसे तीनों इलेक्ट्रॉन लूज होते तो ये क्या दिखाता? +3, लेकिन S के इलेक्ट्रॉन पर Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो आसानी से लूज नहीं होंगे। लूज आसानी से केवल कौन होगा? P1 लूज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा तो +1 स्टेट आ जाएगा। तो आप देखो, ये जो +3 है ये इसकी क्या है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। नीचे वाले में देखें क्या आ गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर स्टेट कितनी है? +1। तो
ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम, क्या हो गया? लॉस। तो नीचे जाने पर आपको +1 देखने को मिल रहा है, ऊपर जाने पर केवल +3। तो क्या बोल रहे हैं? ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल होगा, हायर स्टेट स्टेबल होगा। तो +3 की स्टेबिलिटी ऊपर बढ़ेगी और +1 की स्टेबिलिटी नीचे बढ़ेगी। अब सुने मेरी बात ध्यान से सुनना। थैलियम आपको 2 स्टेट दे रखी है, सपोज +3 और +1। थैलियम 2 स्टेट दिखा सकता है, +3 भी +1 भी, दोनों दिखाता है। पर अगर आप यह समझे कि थैलियम प्रिफर क्या करेगा, +3 या +1, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम का प्रेफरेंस क्या होगा? +3। तो थैलियम +3 से +1 में जाना चाहता है। थैलियम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 और +1 में से ज्यादा स्टेबल किस में होगा? +1 में। तो थैलियम +1 में जाना चाहता है, लेकिन क्या थैलियम +3 से +1 में खुद जा सकता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। कभी भी रिएक्शन होती है ना तो साइमल्टेनियसली होती है। एक बात बताओ, +3 से +1 में गया, ठीक है, तो थैलियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। लॉस इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन। थैलियम +3 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब थैलियम +3 काम किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो काम किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात समझना, अगर कोई अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होगा ना, बिकॉज रिडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। ध्यान से सुनना। तो ये कैटायन जो है, कैटायन का रिडक्शन हो रहा है तो साथ में कोई एनायन होगा जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। समझना इस बात को, ठीक है। तो थैलियम +3 के साथ यहां कोई एनायन होगा। अगर ये एनायन, सुनना मेरी बात, अगर ये एनायन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्या हुआ? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या ये थैलियम को रिड्यूस कर देगा? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करेगा? थैलियम +3 को। थैलियम +3 को +1 में ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? ले जाएगा। ये मैं बता रहा हूं एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चंस के लिए। सुनना, इस कैटायन के साथ आने वाला एनायन अगर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये थैलियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एनायन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अगर एनायन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या वो थैलियम को रिड्यूस कर देगा? यस। तो थैलियम +3 से +1 जाना चाहता है, उसका +1 ज्यादा स्टेबल है। पर क्या +3 से +1 खुद जाएगा या ले जाने वाला चाहिए? ले जाने वाला चाहिए। और वो ले जाने वाला कौन होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग या वीक रिड्यूसिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि वो एनायन जितना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतनी आसानी से वो थैलियम +3 को +1 में चेंज कर देगा। अब सुनो क्वेश्चन, अगर थैलियम के साथ वाला एनायन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो थैलियम का कंपाउंड कौन सी स्टेट में मिलेगा? +3 या +1? +1। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको +3 से +1 में दे देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, एनायन के फॉर्म में। यहां एग्जांपल्स आएंगे अभी। विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ थैलियम कैन एग्जिस्ट? +3 और +1? +1 वो एग्जिस्ट करेगा। विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ थैलियम कैन नॉट एग्जिस्ट? +3 या +1? +3 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, +1 एग्जिस्ट कर जाएगा। इस तरह के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। थैलियम +3 +1 में से क्या प्रेफर करेगा? +1। लेकिन +3 से +1 खुद जाएगा या ले जाने वाला चाहिए? ले जाने वाला चाहिए। वो ले जाने वाला क्योंकि रिड्यूस कराना है तो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिएगा। ग्रुप 13, 14, 15 सबके लिए एक साथ। इन सबका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 +3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 +4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 +5। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को ही मैं हॉस बोल दे रहा हूं। मैंने आपको बोला ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल होगा, मतलब इस ग्रुप में ऊपर जाने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बोरॉन की तरफ। इस ग्रुप में कार्बन की तरफ जाने पर +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस ग्रुप में नीचे से ऊपर नाइट्रोजन की तरफ जाने पर +5 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनके लॉस क्या होंगे? ग्रुप से 2 यूनिट कम, मतलब इसका लॉस होगा +1, इसका लॉस होगा +2 और इसका लॉस होगा +3। और नीचे जाने पर लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चेक करें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम +3 तो है ही ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल और नीचे जाएंगे तो लॉस स्टेबल। आप देखो ये +3 +1 दिखा रहे हैं, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, पर इनका +3 मोर स्टेबल दिखा रखा है और +1 ज्यादा स्टेबल किसका बेटा? केवल थैलियम का। तो ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल, नीचे आने पर लॉस स्टेबल, है ना। सबके लिए कॉमन ट्रेंड है। अगर ऐसे जा रहे नीचे, मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूं, तो नीचे जाने पर LOS की स्टेबिलिटी, सबके लिए LOS अलग अलग है, ठीक है। तो आप कॉमनली अभी यहां लिख दे रहा हूं, लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और नीचे जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हॉस की स्टेबिलिटी
कम हो जाएगी ना, क्योंकि हॉस की स्टेबिलिटी ऊपर बढ़ेगी और लॉस की स्टेबिलिटी नीचे बढ़ेगी। तो नीचे जाने पर लॉस ज्यादा स्टेबल, नीचे जाने पर हॉस कम स्टेबल। +4 हॉस +2 लॉस, +5 हॉस +3 लॉस। ठीक है, और सुने सभी के लिए एक कॉमन बात, थैलियम +3 +1 में से क्या प्रेफर करेगा? +1। पर थैलियम को +3 से +1 खुद जाएगा या ले जाने वाला चाहिए? ले जाने वाला चाहिए। ले जाने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग या वीक रिड्यूसिंग? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो आसानी से रिड्यूस करेगा। ठीक है, पीबी देखो, पीबी +4 +2 में से क्या प्रेफर करेगा? +2। ऐसा नहीं कि पीबी +4 नहीं दिखा सकता, दिखा सकता है। बिस्मथ +5 दिखा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस की जब बात आएगी तो +4 +2 में से ये क्या प्रेफर करेगा बेटा? +2। +4 से +2 खुद जाएगा या ले जाने वाला चाहिए? तो ले जाने वाला चाहिए, और ले जाने वाला क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बिस्मथ +5 +3 में से क्या प्रेफर करेगा? +3। पर +5 में अगर है और +3 में जाना है तो खुद जाएगा या ले जाने वाला चाहिए? ले जाने वाला, और ले जाने वाला क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात समझ में बेटा? देखें, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार ये इरेज कर दे रहा हूं, देखें ध्यान से। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला ग्रुप 13 में थैलियम +3 से थैलियम +1 में जाना है। ठीक है, ग्रुप 14 में पीबी +4 से पीबी +2 प्रेफर करेगा, और ग्रुप 15 में बिस्मथ +5 से +3 में जाना चाहेगा। इन सभी जगह आप देखो तो क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। जिनका रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, थैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस। पीबी +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस। बिस्मथ +5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस। ठीक है, +3 से +1 जाना चाहता है, +4 से +2 +5 से +3 खुद जाएगा या ले जाने वाला चाहिए? ले जाने वाला, और ले जाने वाला क्या होना चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो आपको लोअर स्टेट वाला कंपाउंड मिलेगा इनका, और अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ या नॉन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो आपको हायर स्टेट वाला कंपाउंड मिलेगा। और इसीलिए ध्यान से सुनो, है ना, हमें मेनली हेलोजेंस की जरूरत पड़ेगी, हैलाइड्स की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, हैलाइड्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सुनना, इनमें से रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर, क्योंकि ये कैटायन है, कैटायन के साथ कोई एनायन आएगा और स्पेशली हेलोजेंस आपको मिलेंगे। तो बेटा हैलाइड्स में ब्रोमाइड, आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या है ये? लिख लीजिएगा इस ऑर्डर को, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और क्लोराइड, फ्लोराइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या है ये? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक बात बताओ, अगर थैलियम +3 के साथ I- आ गया, I-, तो वो थैलियम +3 को +3 में रहने देगा या +1 में बदल देगा? +1 में बदल देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा। इसके साथ I- आ गया तो PbI4 मिलेगा या PbI2 मिलेगा? PbI2 मिलेगा, पीबी को +2 में ले जाएगा, बिस्मथ के साथ तुरंत +3 में ले जाएगा, ये काम होगा। ठीक है, और आप जानते हैं ये तो आयंस के केस में आ गया रिड्यूसिंग नेचर, इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी आप जानते होंगे। हेलोजन का F2, Cl2, Br2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देख रखा होगा, F2 और या I2, सॉरी, है ना, ये I2 है। ये इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की जब मैं बात करूंगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। लेकिन रिड्यूसिंग नेचर की बात करूंगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पर? आयोडाइड आयन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का नेचर रिवर्स हो जाएगा ना। ये हैलाइड्स के रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है। ठीक है, तो अभी हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब सुनना मेरी बात, अप्रोच समझिएगा। क्या इस क्वेश्चन में आपको पीबी, है ना, थैला, प्रभु, बायो में से कोई दिख रहा है बेटा? यस, आपको हर जगह पीबी दिख रहा है, प्रभु दिख रहा है। तो जब भी इन तीनों के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। क्या बत्ती जलनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इनर्ट पेयर इफेक्ट से। अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट पूछा है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही होगा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइस तो आते नहीं है। तो अब एक एग्जिस्ट नहीं करेगा और बाकी एग्जिस्ट करेंगे, इस तरह से अप्रोच डेवलप करें। यहां पर पीबी किसमें है बेटा? +4। स्टेट देखो, +4 +4 +4। पीबी जो है ये +4 दिखाना चाहता है या +2 दिखाना चाहता है? +2। अगर पीबी +2 में चला गया तो वो वाला कंपाउंड, यहां तो +4 दे रखा है, ऐसा कोई आयन, ऐसा कोई एनायन जो पीबी +4 को +4 में ना रहने देकर पीबी को +2 में बदल दे, वो एग्जिस्ट कर जाएगा +2 में और +4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप सुनो,
यहां पर कौन है बेटा? फ्लोराइड। यहां कौन है? क्लोराइड। यहां कौन है? ऑक्साइड। और यहां कौन है? आयोडाइड। एक बात बताओ, सबसे पावरफुल इनमें से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? आयोडाइड। ठीक है, और क्योंकि आयोडाइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या वो पीबी को +4 में रहने देगा? नहीं, ये सब आयोडाइड से वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तो पीबी +4 में रह सकता है क्योंकि ये आसानी से रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? I-, वो पीबी को +4 में टिकने ही नहीं देगा, और टिकने नहीं देगा तो पीबी को +4 से रिड्यूस करके कहां ले जाएगा? पीबी +2 में। और इसीलिए जो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट विल बी PbI4। क्यों? रीजन बोल रहा हूं, लिखिएगा। बिकॉज I- amongst the given anions, I- is the strongest reducing agent, therefore it reduces Pb +4 into Pb +2. Hence, Pb ब्रैकेट में +4 iodide cannot exist and Pb +2 iodide will exist, है ना? तो ध्यान से देख लें, यहां पर आपके पास PbI4 है ना, Pb +4 किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I- इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, गिवन केसेस में से I- सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तुरंत PbI4 को किस में बदल देगा? PbI2 में। +4 से Pb को रिड्यूस कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, Pb +4 को रिड्यूस कर देगा, Pb +2 में ले जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? I2। क्या रिलीज हो जाएगा? I2। क्या रिलीज हो जाएगा? I2। याद करें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लास्ट में एक केस बताया था आपको, CuSO4 विथ Ki एंड KCN। मैंने बोला था I- CN- के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करता, +1। वैसे ही कुछ हो रहा है, I- और CN- के साथ वैसे वाला केस है। Pb +4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, +2 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और CN- को उस टाइम पे मैंने बोलता, इसको बोलते स्यूडो हेलाइड। क्या बोलते हैं? स्यूडो हेलाइड। और I- हेलाइड है, और उसी की तरह पावरफुल एक्शन कौन दिखा रहा है? CN-, तो वो स्यूडो हेलाइड है, हेलाइड की तरह, पर ये हेलोजन नहीं है CN-, इसीलिए स्यूडो हेलाइड बोलते हैं। तो ये कंडीशन आ गई। अब आप देखो, Pb का क्या हो गया? रिडक्शन। यहां पर I हर जगह -1 था, यहां I आ गया 0 पे, तो I का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट्स? ग्रुप 15 एनसीईआरटी जब रीड करेंगे, वहां एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि अमंग पेंटाहेलाइड्स, ये सारे पेंटाहेलाइड है, किसके? बिस्मथ के, है ना। बिस्मथ, पेंटाफ्लोराइड, क्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड, पेंटाआयोडाइड। अमंगस्ट पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मथ ओनली BiF5 एग्जिस्ट। ये दे रखा है आपको, ये एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, इनर्ट पेयर इफेक्ट से समझ सकते हैं। अब एक बात बताओ, चारों है केसेस, चारों में से क्वेश्चन को थोड़ा देखें, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, हर जगह पढ़ा। बिस्मथ 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 बिस्मथ, क्या थैला प्रभु बायो में से किसी के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है? यस। आपको समझ जाना, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। अब सुने, है ना, आंसर तो स्टेटमेंट से मैंने बता दिया, बट फिर भी उसका अप्रोच देखें। यहां पर बिस्मथ +5, यहां बिस्मथ +5, यहां बिस्मथ +5, यहां बिस्मथ +5, ठीक है। बिस्मथ +5 में रहना चाहता है या +3 में जाना चाहता है? +3 में। तो अगर बिस्मथ +3 में चला गया तो फिर तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिस्मथ +5 में कब एग्जिस्ट करेगा? एक बार बताओ, बिस्मथ को +5 में रहने के लिए कैसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो बिस्मथ +5 में, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो बिस्मथ किस में चला जाएगा? +3 में। पर एग्जिस्ट का क्वेश्चन है, कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा बेटा, और कौन सा एक एग्जिस्ट करेगा? देखो, यहां फ्लोराइड है, यहां क्लोराइड है, यहां ब्रोमाइड है, यहां आयोडाइड है। जिसमें बिस्मथ के साथ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा +5 में, वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो वो कौन है बेटा? BiF5। फ्लोराइड इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग्स द गिवन, हेंस विथ F- Bi +5 कैन एग्जिस्ट, बट विथ अदर 3 Bi +5 विल नॉट एग्जिस्ट। अब बात ऐसा आ सकता है माइंड में कि सर यहां पर तो F वाला, चलो फिर यहां पर भी ये +4 और +2, +4 और +4 +2 में चले जाने थे, जैसा इसमें जा रहा है। तो ऐसा नहीं है बेटा, है ना। एक्चुअल में यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी स्ट्रेंथ मैटर करेगा। Bi +5 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये वाला जो Bi +5 है ना, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि Bi +5 F- क्योंकि ये वीक है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। और यहां Pb +4 थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Pb +4 वीक है, किसके कंपेरिजन में? बिस्मथ के। तो ये Cl और O को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, केवल इससे रिएक्शन कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन है, और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, लिख भी लेना कि द ओनली पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ दैट एग्जिस्ट इज Bi +5, ठीक है।
चलिए आगे बात कर रहे हैं। लेस रिड्यूसिंग नेचर है, इसके साथ एग्जिस्ट हो जाएगा, और Cl आ जाए, Br आ जाए, I आ जाए, ये थोड़े पावरफुल है ना, एज कंपेयर टू फ्लोराइड ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको रिड्यूस कर देंगे, या बोले तो Bi+5 थोड़ा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cl Br I को ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए PbCl2 मोर स्टेबल देन PbCl4, बहुत ईजी है, यहां Pb का स्टेट है +2, यहां Pb का स्टेट है +4, और Pb ज्यादा स्टेबल, वैसे तो +4 इसका गॉस है और +2 इसका लॉस है, Pb ज्यादा स्टेबल कौन सी स्टेट में रहना चाहता है, +2 में, है ना। वैसे PbCl4 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, लेकिन इसको जरा सा भी हीट मिलता है तो याद करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड्स हम लोगों ने पढ़े थे कि हायर क्लोराइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोअर क्लोराइड, तो हीट मिलते ही ये तुरंत +2 में चला जाता है, क्योंकि +4 और +2 में ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा, +2। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑप्शन देखें, बोरॉन 3, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, सब 3 में आयोडाइड, सबकी स्टेट दे रखी, एनायन तो कॉमन है, कैटायन अलग है, क्या बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, बेटा बोरॉन का +3, एल्यूमिनियम का +3, गैलियम का +3 और थैलियम का +3। आप बताइए ये +3 ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं सारे, +3 गॉस है या लॉस है, गॉस है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर स्टेट है, ऊपर जाने पर हायर की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ये तो स्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल है, स्टेबल है। थैलियम +3 और +1 में से क्या प्रेफर करता है, +1, पर क्या थैलियम +3 से +1 में खुद चला जाएगा या ले जाने वाला चाहिए, ले जाने वाला चाहिए, और क्या आयोडाइड एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, यस, तो विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन एग्जिस्ट करेगा, +1 एग्जिस्ट करेगा, आयोडाइड के साथ थैलियम +3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, +1 एग्जिस्ट करेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा, थैलियम 3 आयोडाइड हो जाएगा। एक और खास बात है ना, इसको इरेज कर रहा हूं, देखें ध्यान से, एक खास बात समझे यहां पर, आपको कई बार एग्जाम में या कंपाउंड्स में ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा, कंपाउंड दिखाएगा TLI3, क्या कंपाउंड दिखाएगा, TLI3, और पूछेगा इसमें थैलियम और आयोडीन की स्टेट निकाल दो, क्या निकाल दो, स्टेट। तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुने, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन ने सीख रखा है 9th में, उससे क्या बनता है बेटा, TLI3। देखने में ऐसा लगेगा कि यहां थैलियम +3 है और I पे -1 है, नहीं बेटा गलत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला थैलियम +3 का आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता, होगा क्या, ये जो है ना आयोडाइड के साथ थैलियम +3 एग्जिस्ट करता है या +1 एग्जिस्ट करता है, +1, ये ऐसे टूटेगा बेटा, थैलियम पे +1 और पूरे I3 पे -1। याद करें एस ब्लॉक पॉली आयोडाइड वाला एक केस बताया था, Ki + I2 गिव्स KI3, बेटा पोटेशियम ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अलावा और कोई स्टेट दिखाता ही नहीं है, और यहां पर यह बना था I3- पॉली आयोडाइड है ना, I- केमिकल बॉन्डिंग, याद करो I- और I2 मिलकर क्या बनाते हैं, I3-, वो वाला केस है, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान रखना, थैलियम का स्टेट क्या होगा बेटा, +1, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हो जाएगा -1/3, क्योंकि 3 आयोडीन पर मिलकर -1 चार्ज है। तो इसे जब भी पूछे ना, ये क्या है, TLI3 क्या है, थैलियम आयोडाइड, थैलियम आयोडाइड है, नहीं, ये क्या है बेटा, थैलियम 1 का पॉली आयोडाइड है, TLI3, लिखने में ऐसा ही लिखेगा, लेकिन आपको समझना ये थैलियम +3 वाला कंपाउंड नहीं है, ये क्या है बेटा, थैलियम 1 का आयोडाइड नहीं है, ये क्या है बेटा, पॉली आयोडाइड कंपाउंड होगा। आगे बात समझ में, ध्यान रखना इस बात को। चले आगे मूव कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल टुवर्ड्स डिस्प्रपोर्शनेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर स्टेबल टुवर्ड्स डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या, कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, लाइन है एनसीईआरटी की। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रुप 15 है। याद करें ग्रुप 15 का गॉस या जो हॉस होता है वो कितना होता है बेटा, +5, और ग्रुप 15 का लॉस कितना होगा, +3, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, +3 में कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, मोर स्टेबल टुवर्ड्स डिस्प्रपोर्शनेशन इन +3 स्टेट। एक बात बताओ, नाइट्रोजन +3 है, फास्फोरस +3, आर्सेनिक +3 है, बिस्मथ +3 है, +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बिस्मथ, ये लोअर में स्टेबल होगा, और अगर ये स्टेबल है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होना चाहेगा, जबकि ये तीनों जो है ये ज्यादा स्टेबल किसमें, +5 में, और ये इनकी इंटरमीडिएट स्टेट है, तो ये इससे ऊपर +5 में भी जा सकते हैं और इससे नीचे -3 की तरफ भी जा सकते हैं, +5 -3, ये +3 में नहीं रहना चाहेगा, ये ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जाएगा, ये भी ऊपर नीचे जाएगा, बट बिस्मथ +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये +3 से +5 या +3 से नीचे नहीं जाना चाहेगा, और इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा, बिस्मथ +3, ठीक है। आगे देखें, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देखें
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप 13 है। इनका गॉस कितना होता है? +3 +3 +3। और इन सबका लॉस कितना होता है? +1 +1, है ना। बोरॉन वैसे +1 दिखाएगा नहीं कभी, ठीक है, पर हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1। ऊपर जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हॉस बढ़ जाएगी ऊपर जाने पर। और नीचे जाने पर लॉस की स्टेबिलिटी, मतलब +1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल, नीचे जाने पर लॉस स्टेबल। अभी आपसे किसके बारे में पूछा बेटा? +1 क्या है? लॉस। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस, नीचे जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ऑर्डर ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। और +3 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो ऐसा। ऐसे ही ग्रुप 14 में +4 ऊपर का स्टेबल, +2 नीचे का स्टेबल। ग्रुप 15 में +5 ऊपर स्टेबल, +3 नीचे स्टेबल, है ना। ये मैंने बता दिया, इसको नोट कर ले। एग्जाम्पल में अभी ऑप्शन शो कर रहा हूं आपको। ये देखिए, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये +1 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, नीचे जाने पर +1 ज्यादा स्टेबल होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 4। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट।